नमस्कार मित्रों, इम्फान IAS PCS क्लासेस में आपका स्वागत है। आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग इस वीडियो में भारत के राष्ट्रपति से पार्ट 2 पर लगभग 15 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो उसी से आगे आज हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है कि विधानसभा के एक सदस्य का जो मत मूल्य निकाला जाता है वो राज्य की जनसंख्या और बटा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, और इसमें लिखा है 1/10। तो ये गलत है क्योंकि 1/1000 होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो दूसरा स्टेटमेंट है कि संसद के एक सदस्य का जो मत मूल्य होता है वो सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्यों के मत मूल्य को डिवाइड किया जाता है संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से। तो दूसरा केवल सही है, पहला सही नहीं, क्योंकि 1/10 है लेकिन 1/1000 होता है। तो देखिए ऑप्शन में ये दूसरा केवल सही है। तो विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य जो होता है वो राज्य की जनसंख्या बटा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या गुणा 1/1000 होता है। बाकी ये दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है कि संसद के एक सदस्य का जो मत मूल्य होता है वो सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य डिवाइड बाई संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है कि भारत के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। एकदम सही है। राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। सही है, क्योंकि संसद जो होता है वो राष्ट्रपति और लोकसभा प्लस राज्यसभा 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। तो दोनों सही है, अर्थात इसका आंसर 1, 2 दोनों है। तो भारत के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। राष्ट्रपति जो है संसद का एक अभिन्न अंग है, अर्थात भारतीय संसद जो है राष्ट्रपति 2 सदन, लोकसभा जो जिसे लोगों का सदन कहा जाता है और राज्यसभा राज्यों की परिषद से मिलकर बना होता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है कि संसद का कौन सा पार्ट होता है। तो राष्ट्रपति भी होता है और लोकसभा और राज्यसभा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य आपको ढूंढना है। पहला स्टेटमेंट है कि राष्ट्रपति लोकसभा या राज्यसभा या दोनों सदन को विघटित कर सकता है। तो ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है केवल लोकसभा को ही विघटित कर सकता है, क्योंकि उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन राज्यसभा जो होता है वो परमानेंट होता है, वो कभी विघटित नहीं होता। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, राष्ट्रपति संसद की बैठक को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर सकता है। तो ये भी गलत है, क्योंकि संसद की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा में लोकसभा के संदर्भ में लोकसभा अध्यक्ष उसको स्थगित करता है और राज्यसभा के संदर्भ में राज्यसभा का सभापति उसे स्थगित कर सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तीसरा है कि राष्ट्रपति लोकसभा या राज्यसभा या दोनों का सत्रावसान कर सकता है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए इसमें पूछा कौन सा कथन असत्य है। तो पहला दूसरा असत्य है। तो देखिए अनुच्छेद 85(2)(b) में कहा गया है कि राष्ट्रपति केवल लोकसभा का विघटन कर सकता है, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का नहीं, क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट सदन होता है, इसका कभी विघटन नहीं होता है। दूसरा, राष्ट्रपति संसद की बैठक को अनिश्चित काल या किसी समय के लिए स्थगित नहीं कर सकता, क्योंकि लोकसभा के मामले में लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा के मामले में राज्यसभा का सभापति उसे स्थगित कर सकता है। अनुच्छेद 85(2) में कहा गया ए में कहा गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा या राज्यसभा या दोनों को सत्रावसान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 123 के अनुसार कौन अध्यादेश जारी करने का अधिकार रखता है। तो देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है। एक तो ये पूछा जा सकता है कौन अधिकार रखता है, जो कि क्वेश्चन पूछा गया है, और एक ये पूछा जा सकता है कि जो भी रखता है वो किस अनुच्छेद के तहत रखता है। तो 123 के अंतर्गत। तो देखिए इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है। तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने का अधिकार रखता है। पहला, जब संसद का सत्र न चल रहा हो और किसी विधान की तुरंत आवश्यकता हो। दूसरा, इस अध्यादेश में वही संवैधानिक सीमाएं लागू होती है जो संसदीय अधिनियम पर लागू होता है। तीसरा, यह अध्यादेश अस्थायी होता है, मतलब टेम्पोररी होता है, क्योंकि जैसे ही संसद का सत्र प्रारंभ होता है अर्थात संसद अधिनियम बनाने में कार्य रूप में सक्षम हो जाती है तो यह संसद के सामने रखा जाता है। यदि संसद इस अध्यादेश को पारित करा देती है तो यह स्थायी बन जाता है, परमानेंट बन जाता है। यदि संसद सत्र प्रारंभ होने के पश्चात भी इस अध्यादेश के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती तो यह अध्यादेश होता ही संसद के अधिवेशन के प्रारंभ होने की तिथि से 6 सप्ताह की समाप्ति के पश्चात निष्प्रभावी होते। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
तो संसद से पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास यदि जाता है तो उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है कि वह विधेयक को अपनी स्वीकृति देता है। दूसरा, विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखता है। तीसरा, विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। तो तीनों अधिकार राष्ट्रपति के पास है, मतलब तीनों स्टेटमेंट सही है। मतलब अगर संसद से पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो या तो अपनी स्वीकृति देता है या स्वीकृति सुरक्षित रखता है या संसद के पास पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। तो तीनों अधिकार राष्ट्रपति के पास है। तो संसद के से पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो विधेयक को अपनी स्वीकृति देता है, स्वीकृति सुरक्षित रखता है। विधेयक को संसद के पास धन विधेयक को नहीं वापस लौटा सकता, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। हालांकि यदि संसद विधेयक को संशोधन या बिना किसी संशोधन के पूर्व पारित करती है तो राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी पड़ती है। राज्य विधायिका के बारे में बात करें तो यदि उसके द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखता है तो राष्ट्रपति या तो विधेयक को अपनी स्वीकृति देता है या स्वीकृति सुरक्षित रखता है, और या वो राज्य विधायिका के पास धन विधेयक को नहीं पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। देखिए, ऊपर वाला तीनों कंडीशन यहाँ भी है यहाँ, लेकिन एक नोट यहाँ पर है कि यदि संसद अगर उसे पुनर्विचार के लौटाता है तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति देनी पड़ती है, बाध्यकारी है। लेकिन यदि राज्य विधायिका जो है विधेयक को संशोधन या बिना किसी संशोधन के पुनः पारित करती है तो राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। तो यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पर है, संसद में है लेकिन राज्य विधायिका में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है, एकदम सही है। दूसरा, वह वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखता है, एकदम सही है। तीसरा, वह केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तो धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा, वह वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखता है। तीसरा, अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं जा सकती है, और वह केंद्र और राज्य के बीच राजस्व बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन में लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, प्रधानमंत्री। तो उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के साथ में जो हाई कोर्ट है उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से किसी भी तथ्यों पर सलाह ले सकता है, किंतु उच्चतम न्यायालय की सलाह उस पर बाध्यकारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो देखिए, राष्ट्रपति होता है। तो भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। वह थल, वायु और जल सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। वह संसद की अनुमति से युद्ध की समाप्ति की भी घोषणा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के अत्यंतिक एब्सोल्यूट या पूर्ण वीटो के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि इसका अर्थ होता है कि राष्ट्रपति द्वारा पारित विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देना, एकदम सही है। दूसरा, यह गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में जारी करता है। तो देखिए, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो अत्यंतिक या पूर्ण वीटो का अर्थ क्या होता है? यह गैर सरकारी सदस्यों के संबंध में ही जारी होता है, ये आप ध्यान दीजिए। दूसरा, सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे या नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर अपनी सहमति ना देने की सलाह दे तब राष्ट्रपति से जारी करता है। सन 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सो विनियोग विधेयक पर अपना निर्णय रोक कर रखा था। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा, 1991 में राष्ट्रपति वेंकट रमन द्वारा संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन विधायक को भी इसको मतलब पेंशन विधायक कर जो है उसको भी रोक कर रखा गया था। तो ये 2 केस जो है वो अत्यंतिक या पूर्ण वीटो का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निलंबनकारी वीटो की शक्ति किसके पास है? तो देखिए, ये राष्ट्रपति के पास ये वीटो शक्ति होती है। तो राष्ट्रपति के पास 3 वीटो शक्ति होती है। एक अत्यंतिक या पूर्ण वीटो, दूसरा है सस्पेंशन या निलंबनकारी वीटो, तीसरा है जेबी या पॉकेट वीटो। निलंबनकारी वीटो का मतलब होता है कि किसी विधेयक को कुछ समय के लिए अधिनियम बनने से रोकना है।
भारत का राष्ट्रपति इसका प्रयोग विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेजकर करता है। हालांकि संसद यदि उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन या संशोधन के साथ भेजता है तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना बाध्यकारी है। राष्ट्रपति को उस वीटो को साधारण बहुमत द्वारा पूर्ण पारित कराकर विधायिका द्वारा या संसद द्वारा निरस्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉकेट वीटो के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है कि पॉकेट वीटो का अर्थ है कि राष्ट्रपति विधेयक पर ना तो कोई सहमति देता है और ना ही अस्वीकृत करता है और ना ही उसे लौटा देता है। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा है 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के संदर्भ में इस वीटो का प्रयोग किया गया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। देखिए कई एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो पॉकेट वीटो का अर्थ होता है कि राष्ट्रपति विधेयक पर ना तो कोई सहमति दे, ना ही स्वीकृत करता और ना ही उसे लौटाता है, मतलब अपने पॉकेट में जेब में रख लेता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट्स है कि अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा इस वीटो को 10 दिन के भीतर वापस लौटाना पड़ता है। मतलब भारत के राष्ट्रपति को अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना में ज़्यादा शक्ति है, ज़्यादा पावर है इस मामले में। 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के संदर्भ में इस वीटो का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा ये क्षमादान है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। तो 70, 72, 69, 68, तो ये अनुच्छेद 72 के तहत। तो संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को निम्न दशा में व्यक्तियों को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। पहला, संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड में, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में, और तीसरा यदि दंड का स्वरूप मृत्यु दंड हो। तो ये 4 प्रकार के जो क्षमा है वो राष्ट्रपति दे सकते हैं। तो पहला होता है क्षमा, इसमें व्यक्ति के अपराध राष्ट्रपति द्वारा पूरी तरह समाप्त कर दिया जाता है। दूसरा है लघुकरण, इसमें व्यक्ति के दंड को हल्के दंड में परिवर्तित कर दिया जाता है। लघुकरण मतलब छोटा कर दिया जाए, जैसे मृत्युदंड को निर्वासन या निर्वासन को कठोर कारावास। तीसरा परिहार होता है। तो परिहार में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें दंडादेश की प्रकृति नहीं बदली जाती, मतलब अगर कारावास है तो कारावास ही रहेगा, जैसे 6 वर्ष के कारावास को 1 वर्ष के कारावास में बदल दिया जाए। और चौथा जो होता है विराम होता है, इसमें विशेष परिस्थितियों जैसे कोई शारीरिक अपंगता है, महिलाओं के गर्भावस्था है, तो उस कारण राष्ट्रपति दंड को कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकदम सही है। दूसरा, द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन एकदम सही है। तृतीय राष्ट्रपति जाकिर हुसैन एकदम सही है। चतुर्थ राष्ट्रपति बीबी गिरी ये गलत, ये भी सही है। पंचम राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी यही गलत है। तो देखिए आंसर जो है इसमें पूछा कौन सुमेलित नहीं है, तो 5वां वाला। तो नीलम संजीव रेड्डी जो है वो 5वें नहीं थे बल्कि न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह थे। तो ये देखिए प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 50 से 62 तक रहे, ये 3 बार राष्ट्रपति रहे। द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन 62 से 67, इससे पहले ये 2 बार उपराष्ट्रपति भी रहे। तृतीय राष्ट्रपति जाकिर हुसैन 67 से 69, राष्ट्रपति पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। ये सब क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चतुर्थ राष्ट्रपति बीबी गिरी हैं, ये कार्यवाहक थे मई 1969 से जुलाई 1969 तक। और न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ये भी कार्यवाहक थे जुलाई 1969 से अगस्त 1969, ये न्यायमूर्ति थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया कई बार। बीबी गिरी कार्यकाल 1969 से 1974। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977। फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सबसे अधिक अध्यादेश जारी करने वाले ये राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति कौन हैं। नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बीबी गिरी। तो नीलम संजीव रेड्डी जो है वो निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति हैं। तो निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी हैं। बीबी गिरी दूसरे चक्र की मतगणना में जीतने वाले राष्ट्रपति हैं। ये सब फैक्ट हैं, ये पूछा गया है। फखरुद्दीन अली अहमद सबसे ज़्यादा अध्यादेश जारी करने वाले राष्ट्रपति हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है या कौन सॉल्व करता है। तो ऑप्शन में है निर्वाचन आयोग, लोकसभा अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय, संसदीय समिति। तो ये उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट इसका रिजॉल्व करता है, मतलब उसे ही निर्देशित किया जाता है। तो ये उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है।
तो आज हम लोगों ने भारत के राष्ट्रपति पर लगभग 30 प्रश्नों को सॉल्व किया है। अब इससे बाहर क्वेश्चन बनने की ना कोई संभावना है। तो इम्फान IAS PCS क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसके जितने भी आपको प्रश्नोत्तर तो एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन इनकी जितनी भी व्याख्या होती है वो M लक्ष्मीकांत, जो कि सबसे अच्छी हिंदी की किताब है, उसी से ये आपको मिलता है। तो इम्फान IAS PCS क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।